हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रविंद्रास 24x7 लर्निंग ऐप एंड अड्डा 24x7। तो इन दोनों के कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जीएस एनसीईआरटी बैच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रविंद्र सिंह आपको इस बैच के बारे में कुछ जनरल टॉपिक्स चीज़ें कुछ डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, बैच स्टार्ट करने से पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लें जिससे आपको ये पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपके कहाँ काम आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब तक ये फ्री क्लासेस आपके जो ऐप के ऊपर जो ये चलने वाली हैं, तो इस पूरी अवधि में आपके क्या होगा कि लाइव चैट का प्रोग्राम आपके बंद रहेगा। तो चूंकि लाइव चैट का प्रोग्राम आपके बंद है, तो आप लोगों में से किसी के मन में अगर कोई डाउट आता है तो अभी आपके तात्कालिक फैसिलिटी ये दी गई है कि आप इस नंबर पे इमीडिएट व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों का अगर कोई डाउट है, ठीक, तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर तब तक कर सकते हैं जब तक आपको लाइव चैट की फैसिलिटी नहीं दी जा रही। ठीक है, जैसे ही लाइव चैट की फैसिलिटी आपके ऐप पर चालू होगी, उसके बाद इस नंबर की सुविधाएं बंद हो जाएंगी। अब हम आते हैं आगे। तो दोस्तों, अब हम आगे समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जीएस एनसीईआरटी आपके ये जो बैच है, ठीक है, तो ये बैच में जो ये वर्ड है, आपके इस वर्ड का आपके अर्थ क्या है, इसको हम समझ लें। तो जीएस आपके स्टैंड फॉर जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। ठीक, दूसरा वर्ड है आपके एनसीईआरटी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपनी शुरुआत कहां से, एनसीईआरटी। ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी आपके है क्या, पहले तो हम ये समझ लें। ठीक है, एनसीईआरटी आपके ये जो वर्ड है, एनसीईआरटी स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये भारत सरकार की आपकी एक संस्था है और इसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1961 यानी 1961 में। ठीक है, इस संस्था के गठन का उद्देश्य जो था वो आपके ये था कि आपके स्कूली जो शिक्षा होती है या स्कूली जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का निर्धारण करना। ठीक है, यानी कि आपके एनसीईआरटी का जो आपके उद्देश्य था गठन का, वो आज था कि एक तो आपके जो स्कूली एजुकेशन है उसके सिलेबस का निर्धारण करना, कि सिलेबस का इस तरह से निर्धारण किया जाए कि जैसे जैसे बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती जाए, ठीक, तो आपके बदलते हुए परिवेश, बदलते हुए घटनाओं से और नित्य आती हुई चीजों से उसे क्या किया जाए, अवगत कराया जा सके, इस प्रकार के सिलेबस का निर्धारण किया जा सके। ठीक, जैसे जैसे बच्चे की समझ हो उसके अकॉर्डिंग आपके निर्धारित किया जाए जो स्कूली एजुकेशन है उसके सिलेबस को। और साथ ही आपके इसका दूसरा काम था आपके क्या, ट्रेनिंग किसमें, एजुकेशन के क्षेत्र में। ठीक है, जिससे कि आपके एजुकेशन की कुछ नई मेथड्स आपके सामने निकल के आए जो आपके बच्चों को ज्यादा व्यवहारिक शिक्षा देने में आपके क्या हो, सक्षम हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने यह समझा कि एनसीईआरटी का आपके ये उद्देश्य क्या था, पहली चीज। अब हम आते हैं इससे आगे। तो एनसीईआरटी आपके है क्या, भारत सरकार की आपकी एक संस्था। ठीक, 1961 में इसका गठन हुआ। इसका आपके काम क्या है, इसका काम आपके ये है कि आपके जो स्कूली एजुकेशन का जो सिलेबस होता है आपके, उसको इस तरह से डिजाइन करना कि बच्चे की जैसे जैसे समझ हो उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में एक क्या हो, एक वृद्धि, उसकी क्वालिटी को इनरिच किया जा सके और बच्चा बेहतर तरीके से कैसे समझ सके, इस संदर्भ में रिसर्च करना। ठीक है, अब हम आते हैं इससे आगे। अब हम यहां दूसरा पॉइंट ये देखते हैं कि इस एनसीईआरटी में आपके सिलेबस तो ये पूरी आपके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक का निर्धारित करती है ये एनसीईआरटी, लेकिन हम इसमें क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी में क्या स्टडी करेंगे, इस सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक, कि क्या स्टडी करेंगे।
तो चूंकि हम जो भी स्टडी करेंगे यहां हम वो करेंगे अपने उद्देश्य के हिसाब से। तो हमारा जो आपके उद्देश्य है वो आपके क्या होगा कि आपके जो आप सभी लोग विभिन्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को जो आप लोग अपीयर होते हैं, लाइक आपके आईएएस, स्टेट पीएस, पीसीएस, इसके अलावा यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली अन्य परीक्षाएं जैसे कि आपके एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ठीक इस प्रकार की जो परीक्षाएं हैं, तो इन परीक्षाओं में आपके जनरल स्टडीज की एक बेहतर समझ आपकी विकसित हो सके और जनरल स्टडीज के जो क्वेश्चंस इन एग्जाम्स में आपके आते हैं उसको क्या कर सके, आप बेहतर ढंग से सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे आपके क्या, क्लास 6 से लेके क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स। ये हमारा उद्देश्य इसमें है क्या कि स्टडी करने वाले क्या है, इसमें हम एनसीईआरटी बुक्स की स्टडी करने वाले हैं कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक। अब क्वेश्चन आपके ये आया कि कक्षा 12 तो आप सभी लोग पास हो, सभी लोग क्लास 12 पास करके आए हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये स्टडी करना क्यों है? ठीक है, तो यहां सबसे बड़ा प्रश्न आपको ये स्टडी करने का आपके ये इसलिए है कि आप जब कक्षा 6 में थे तब आपका उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से मगिंग करके इस कक्षा 7 में पहुंच जाएं। आपका उद्देश्य समझना नहीं था, आपका उद्देश्य क्या था कि किसी तरीके से कक्षा 7 में पहुंच जाए। जब कक्षा 7 में या क्लास 7 में आप आए तब आपका उद्देश्य ये था कि इस सिलेबस को पढ़ के क्लास 8 में पहुंच जाए, क्लास 9 में पहुंच जाए, क्लास 10 में पहुंच जाए। यानी कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे तब आपका जो उद्देश्य था वो नॉलेज हासिल करना नहीं था, आपका सिर्फ उद्देश्य था कि एक क्लास कैसे आगे एनरिच हो। तो वहां आपने अपनी समझ को विकसित नहीं किया, ठीक, आपने सिर्फ चीजों को उतना ही समझा और उतना ही जाना जो आपको पास कराने के लिए जरूरी थी या अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए जरूरी थी। इससे ज्यादा आपने कभी समझने की कोशिश की ही नहीं। ठीक, तो ये प्रॉब्लम थी हमारी क्या, क्लास 6 से क्लास 12 की जो हम लोगों की जो व्यवहारिक समस्या थी, ये सारे स्टूडेंट्स की समस्या है। ठीक है, अब यहां चूंकि ये समस्या है, अब आगे देखते हैं। अब आगे आके प्रेजेंट में अब इसकी जरूरत पड़ी क्यों? प्रेजेंट में आपके इसकी जरूरत यह पड़ी कि एक तो यूपीएससी के द्वारा आयोजित किए जाने वाले जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, इन सारे एग्जाम में आपके जो जीएस के क्वेश्चंस का जो स्तर होता है, जो लेवल होता है, वो स्पेशली आपके क्लास 6 से क्लास 12 तक आपके जीएस के क्वेश्चंस का लेवल होता है। ये समझ लीजिए इवन आपके सिविल आईएएस प्रीलिम्स तक आपके कोई भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जीएस का क्वेश्चन नहीं होता। यहां एनसीईआरटी लेवल का ही चूंकि क्वेश्चन होता है, इसीलिए हमें स्टडी करना है आपके क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी एक बेहतर समझ के साथ। ठीक है, तो हम यहां स्टडी करने वाले हैं क्या, क्लास 6 से क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक्स। तो ये हमने दूसरा पॉइंट देखा। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम आगे आते हैं। अब नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं कि अब हम जो एनसीईआरटी आपके पढ़ रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखें तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या इसमें हम किन एग्जाम को आपके फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें आपके, तो इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, वो उद्देश्य आपके ये है कि सबसे पहले तो हम उठाते हैं आपके आईएएस। ठीक है, आईएएस की हम अगर बात करें तो आपके आईएएस के एग्जाम में एक तो हुआ प्रीलिम्स और एक हुआ आपके मेंस। ठीक है, दो एग्जाम आपके हुए। अब सिर्फ एनसीईआरटी की भूमिका को हम आईएएस के एग्जाम में देखते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज आपके जो एनसीईआरटी पढ़ने का जो हमारा उद्देश्य है वो उद्देश्य है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्डिंग, पहला उद्देश्य। ठीक, यानी कि आपके जो आपका आधार है या आपकी तैयारी की जो नींव है उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर देना कि उस स्ट्रॉन्ग बिल्ड आपके फाउंडेशन के ऊपर आप क्या कर सको, एक बेहतर जीएस की संरचना का निर्माण कर सको। ठीक है, दूसरी खास बात आपकी ये है हमारा एनसीईआरटी को आपके पढ़ने का, ठीक, क्या, इजी अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग।
यानी कि किसी भी टॉपिक पे जो सबसे सरल तरीका समझने का जो आपके है वो हम देखेंगे अपनी एनसीईआरटी के अंदर, ठीक। और तीसरा जो हमारे जो उद्देश्य है, ठीक है, वो उद्देश्य है आपके कोर नॉलेज या कोर फैक्ट्स, यानी कि बिल्कुल कोर एंड क्रक्स जो आपके नॉलेज किसी भी विषय पर आपके होती है, या जो आपके कोर फैक्ट्स आपको जानना जो जरूरी होते हैं, ठीक है, उनको समझना है हमारा उद्देश्य, ठीक। अब ये तीन तो हमारे प्राथमिक उद्देश्य होंगे इस एनसीईआरटी बैच को पढ़ने के। अब इसके बाद में अब हम आगे आए, अब ये एनसीईआरटी सबसे पहले करेगा क्या, जीएस का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएगा, ठीक, आपकी कोर नॉलेज या कोर फैक्ट्स को इंप्रूव करेगा और एक समझने का एक इजी तरीका डेवलप आपके करेगा एनसीईआरटी। ये हमने यहां तक देखा। अब थोड़ा सा हम यहां व्यवहारिक एग्जाम में आते हैं कि ये जो आपके एनसीईआरटी है ये आपके एग्जाम में व्यवहारिक क्या मदद करेगा, ठीक है। तो समझना, अगर हम आईएएस प्रीलिम्स की बात करें तो आईएएस प्रीलिम्स का आपके जो एवरेज आपके जो कट ऑफ होता है ना, वो आपके जीएस में पेपर 1 में वो 55 क्वेश्चन, ठीक, और सिर्फ एनसीईआरटी से आपके 50 से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईएएस प्रीलिम्स में। सबसे पहली चीज, पिछले कई सालों के कट ऑफ को हम देखें तो एवरेज कट ऑफ 55 क्वेश्चन यानी 110 नंबर, ये एवरेज कट ऑफ हुआ, ठीक, और 50 से 60 क्वेश्चन आपको सिर्फ प्रीलिम्स में आपके मिलते हैं, किससे, एनसीईआरटी से। ये डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस है किसमें, आईएएस के एग्जाम में, ठीक है। यानी कि सिर्फ एनसीईआरटी पे भी आपकी अगर कमांड अच्छी है तो आप आईएएस प्रीलिम्स को बड़ी आसानी से क्रैक करने की स्थिति में आ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट समझना, जब हम आईएएस मेंस के सिलेबस की हम बात करें तो आईएएस मेंस के अंदर जो सिलेबस है, ठीक, वो सिर्फ 2 चीजों से डिजाइन आपके होता है, या सिर्फ 2 ही चीजें आपके उस सिलेबस के लिए जरूरी हैं। पहला तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको एनसीईआरटी से मिलती है, और दूसरा आपके करंट अफेयर्स, क्योंकि आईएएस मेंस में जो क्वेश्चन होगा, अगर आपका बेस सही है और उस बेस को करंट में लिखने की आपकी क्षमता है, तभी आप आईएएस मेंस के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप आईएएस मेंस के 50% सिलेबस को आप कवर करने की क्षमता रखते हैं, ठीक। यानी कि एनसीईआरटी आपको वो अंडरस्टैंडिंग देगी जिससे कि आप आईएएस मेंस के लगभग 50% सिलेबस को समझने की क्षमता विकसित कर लेंगे। और इसमें अगर हम कुछ ऑप्शनल की बात करें, लाइक ज्योग्राफी जैसे ऑप्शनल में अगर आपने सिर्फ 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा है तो इवन आप यकीन मानना आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑप्शनल तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी निकलवा देगी, ठीक। आप ज्योग्राफी ऑप्शनल में 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी के सारे पैटर्न को आप देखिएगा और आप खुद देखेंगे कि ऑप्शनल में भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई भी इवन बुक और कोई भी इवन नोट्स, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब हम यहां देखते हैं कि आपके ये जो एनसीईआरटी है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेंस एग्जाम में 50% क्वेश्चन आपके फंसा रही है, और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 4-5 सालों से मेंस का जो आपके कट ऑफ जा रहा है ना, वो सिर्फ 45% कट ऑफ, यानी कि मेंस एग्जाम जो क्वालिफाई हो रहा है वो 45% पे क्वालिफाई हो रहा है, ठीक। यानी कि आपके 1750 नंबर का आपके जो ये मेंस है आईएएस में, उसमें से अगर 45% भी आप लाने में सक्सेस हुए तो आप मेंस को क्वालिफाई करके सीधा इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। तो बहुत वास्ट नॉलेज हासिल करने की अपेक्षा अगर हम सिर्फ इस नॉलेज पे भी अगर फोकस कर दें तो हम आईएएस निकालने की एक बेहतर स्थिति में होंगे। आप लोग जो एग्जाम पढ़ते हैं जो न्यूज़पेपर में, कि कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने कोचिंग ही नहीं ली। अब जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, ठीक, तो यकीन मानना ये वो लोग हैं जिन्होंने इस एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक, और सिर्फ इसी की दम पे और करंट अफेयर्स की दम पे ये एग्जाम क्रैक करके आगे बढ़े हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये हुआ। अब इसके बाद में हमारा जो दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है एनसीईआरटी को आपके पढ़ने का, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके ये है, अब डिफरेंट जो आपके एग्जाम है, जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम, जैसे कि आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम के आपके अलावा, ठीक, स्टेट पीसीएस एग्जाम, स्टेट पीसीएस के अलावा स्टेट के जो जुडिशरी एग्जाम होते हैं, स्टेट के कौन से एग्जाम, जुडिशरी एग्जाम, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यूपीएससी के द्वारा आपके आयोजित कुछ एग्जाम जैसे कि सीएपीएफ, सेंट्रल
आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज और एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी। ठीक, इन तीनों ही एग्जाम में आपके जो सिलेक्शन का जो मुख्य आधार है वो है आपके जनरल स्टडीज, जीएस। और इनमें जीएस के जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके होते हैं किससे? एनसीईआरटी से। ठीक, तो यहां हम देखते हैं कि ये जितने भी एग्जाम आप जो बड़े एग्जाम देख रहे हैं देश के बड़े एग्जाम में आपके डायरेक्ट जो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधे आपके एनसीईआरटी से होते हैं। और दूसरा एक बात और याद रखना है कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एग्जाम के अंदर आपके कोई क्वेश्चन अगर ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमेशा आपके कोई आयोग मानेगा जो एनसीईआरटी में आंसर दिया गया होगा। कई बार डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हो जाते हैं और इन डिस्प्यूटेड क्वेश्चन के जो आपके आंसर जो आपके सही माने जाते हैं वो आपके किससे माने जाते हैं? एनसीईआरटी से। ठीक, तो ये हमने देखा सबसे पहले कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हम सामान्य भाषा में अगर समझें तो एनसीईआरटी को पढ़ने का या पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि एक तो जीएस की स्ट्रांग फाउंडेशन आपकी तैयार हो जाए, आपको कोर नॉलेज हासिल हो जाए, इजी वे में आप चीजों को समझ सकें और इसके अलावा किसी भी एग्जाम में आपके जो जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें आप इतनी सामर्थ्य हासिल कर लें कि उस एग्जाम को आप क्रैक कर सकें। बस ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका। अब हम इसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम नेक्स्ट समझते हैं यहां अगला पॉइंट। एनसीईआरटी में इसमें हम सब्जेक्ट कौन से पढ़ने वाले हैं? ठीक है, हम कौन कौन से आपके सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं किसके अंदर? एनसीईआरटी के अंदर। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर जो हम सब्जेक्ट इस कोर्स के अंदर आपके जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम सब्जेक्ट्स की अगर हम यहां बात करें तो यहां हम जो कॉमन सब्जेक्ट्स जो पढ़ने वाले हैं आपके वो कौन कौन से? पहला पॉलिटी, ठीक, दूसरा आपके हिस्ट्री, तीसरा ज्योग्राफी, चौथा इकोनॉमी और पांचवा जनरल साइंस। यानी कि इन 5 सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। अब यहां हमने ये 5 ही सब्जेक्ट क्यों सिलेक्ट किए हैं जबकि एनसीईआरटी तो और भी आपके सब्जेक्ट्स की आती हैं? तो इन 5 सब्जेक्ट्स को आपके सिलेक्ट करने का आधार हम लोगों ने ये रखा है कि भारत के अंदर आपके जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं ये 5। ठीक, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इंडिया के अंदर छोटे लेवल से लेके आईएएस प्रीलिम्स लेवल तक का है तो उसमें ये जो 5 सब्जेक्ट हैं ये कॉमन सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में आपके आते हैं। ठीक है, इसी आधार पे हमने यहां जो सब्जेक्ट्स का निर्धारण किया है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और जनरल साइंस। अब इसमें जो हम एनसीईआरटी जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हम इन 4 सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 6 to 12th क्लास। कौन से 4 सब्जेक्ट की? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट की जो आपको एनसीईआरटी जो आपको पढ़ना है वो 6 to 12th क्लास। इसको आप लोग अभी समझ लें। ठीक है, वहीं जनरल साइंस की जो आप बुक पढ़ेंगे, जनरल साइंस की जो आप किताब पढ़ेंगे या जनरल साइंस में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो 6 to 10th क्लास। इसके पीछे रीजन ये है कि जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 6वीं से 10वीं स्टैंडर्ड तक के ही आपके एसएससी से लेके, एसएससी तो बहुत छोटा एग्जाम हो गया, आईएएस प्रीलिम्स तक, ठीक, 10वीं क्लास से ऊपर का कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है, यानी कि 6वीं से 10वीं क्लास का स्टैंडर्ड रहेगा हमारे किसका? जनरल साइंस का। ठीक, तो ये हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ये देखा कि हम क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और किन सब्जेक्ट में कौन सी एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट हुआ। अब हम आते हैं इससे आगे। अब अगला पॉइंट आप लोग समझना कि एनसीईआरटी पढ़ने का हमारा तरीका क्या रहेगा। हम अपने मेथड्स को भी देख लें, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहां अपने तरीका या मेथड की बात करें, ठीक, तरीका यानी कि मेथड,
इसे बड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझें आप लोग, यहां तरीका क्या रहेगा, ठीक है। अब तरीके की अगर हम बात करें तो यहां दो चीजें आपके आती हैं, ठीक है। दो चीजें आपके क्या आती हैं, दो चीजें आपके ये आती हैं कि पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम क्लास वाइज एनसीईआरटी पढ़े। क्लास वाइज का मतलब 6th 7th 8th डैश 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 12th। बड़ा आसान सा तरीका है। पहले हम आपको 6वीं की एनसीईआरटी पढ़ाएं, फिर 7वीं की पढ़ाएं, फिर 8वीं की पढ़ाएं, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की। एक तरीका तो ये रहा। अब यहां ये जो आपके क्लास वाइज जो आपके एनसीईआरटी है, ठीक है, पढ़ तो हम ऐसे भी सकते हैं। इस क्लास वाइज एनसीईआरटी को पढ़ने में एक समस्या है, ठीक। समस्या आपके क्या, एनसीईआरटी के अंदर आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ये टॉपिक्स की खास बात आपके ये है कि ये आपके रिपीट किए गए हैं बार बार, ठीक है, रिपीट किए गए हैं बार बार। और इसमें आपके कई जगह आपके क्या है, लिंकिंग की कमी है। लिंकिंग की कमी आपके कैसे है, जैसे कि हम आते हैं ज्योग्राफी, इसका एक एग्जांपल है। ज्योग्राफी में आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपका टॉपिक दिया गया है इंडियन मानसून। क्लास 9th के बच्चे को इंडियन मानसून का टॉपिक समझना है, ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है, ठीक। अब आप सीधा क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं और आप इंडियन मानसून को पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको यह समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मानसून आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको यह नहीं पता कि आपके टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या होता है, प्रेशर का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक, विंड्स का कंसेप्ट आपके क्या होता है। जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता तीन, तब तक आप मानसून के कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आपके अब दूसरा तरीका आपके ये हुआ कि दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि दूसरा आपके ये जो तरीका है वो हो गया टॉपिक वाइज हम पढ़े। टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज का मतलब आपके ये होता है कि आपके जीएस के अंदर आपके हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक होते हैं उनके अंदर एक क्रोनोलॉजी होती है। क्रोनोलॉजी का मतलब ए के बाद ही बी आएगा और बी के बाद ही सी आएगा, और यही तरीका होगा हमारे समझने का। यानी कि टॉपिक वाइज का मतलब हम सारे टॉपिक के बीच में आपके क्या बना लें, एक क्रोनोलॉजी बना लें, यानी कि एक सीक्वेंस बना लें, ठीक। यह हुआ सीक्वेंस। कैसे सीक्वेंस आपके ऐसे, ठीक, सीक्वेंस आपके ऐसे कि जैसे कि अगर आपको, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर आपको पता है, ठीक, तो आप आसानी से समझ पाएंगे प्रेशर। प्रेशर अगर आपको पता है तो आप आसानी से आपके समझ पाएंगे विंड्स। विंड्स आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे रेन। रेन आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक। यही सीक्वेंस होगा ना। अगर आपको यह पता है कि टेम्परेचर या तापमान के कंसेप्ट क्या है तो बड़ी आसानी से आप प्रेशर के भी समझेंगे। यानी टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है प्रेशर, प्रेशर के ऊपर बेस्ड होंगी विंड्स, विंड्स के ऊपर बेस्ड हो गई रेन, और रेन के ऊपर बेस्ड हो गई नेचुरल वेजिटेशन, ठीक। यानी यहां क्या हुआ, आपने देखा कि आपके यहां जो टॉपिक्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर आपके क्रोनोलॉजी होती है। टॉपिक्स के बीच में आपके क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है, ये आपने देखा। तो अब यहां हम लोग आपके आते हैं आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना, ये क्रोनोलॉजी आपने देखी, तो हम लोग जो एनसीईआरटी आपके जो रीड करने वाले हैं वो आपके करेंगे किस आधार पे, टॉपिक वाइज। यानी कि हमने पूरी एनसीईआरटी की एक क्रोनोलॉजी आपके डेवलप की हुई है। पहली चीज तो ये, पूरी एनसीईआरटी की हमने आपके क्या डेवलप की हुई है, एक प्रॉपर आपकी क्रोनोलॉजी डेवलप की हुई है, ठीक है। और इस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे आपके किसको, एनसीईआरटी को। हर सब्जेक्ट की आपकी एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होगी, ठीक। क्रोनोलॉजी जैसे कि मान लिए फॉर एग्जांपल आपके पॉलिटी, तो पॉलिटी में हम सबसे पहले आपके यहां देखेंगे कि एक व्यक्ति से आपके क्राउड कैसे बनता है, ग्रुप यानी समूह कैसे बनता है, समूह से आपकी कम्युनिटी कैसे बनती है, कम्युनिटी से नेशन कैसे बनता है, नेशन से स्टेट कैसे बनती है, फिर हम स्टेट के प्रिंसिपल्स पे आएंगे। यानी कि एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी से हम समझने की कोशिश करेंगे आपके किसको, हर टॉपिक को, ठीक है। तो यहां हम
करेंगे क्या, यहां जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कैसे, क्लास वाइज ना पढ़ के हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और सारे टॉपिक के बीच में एक सीक्वेंस या एक क्रोनोलॉजी आपके होगी जिसके आधार पर हम एनसीईआरटी को आपके रीड करेंगे। ठीक, ये सबसे पहले हम लोगों ने समझा। अब हम आते हैं इससे आगे। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि अब हम सबसे पहले आपके जो ड्यूरेशन है वो आपके इस कोर्स की ड्यूरेशन आपके क्या रहेगी। ठीक है, तो इस कोर्स से पहले हम सबसे पहले देखें कि ये जो आपके एनसीईआरटी का ये जो लाइव बैच है, ये लाइव बैच आपके डेली 7 PM टू 9 PM, ठीक, यानी 7 PM के आसपास से स्टार्ट होगा और आपके वही 8:30 से 9 बजे आपके पर डे आपके ये चलेगा। ठीक है, 1.5 से 2 घंटे पर डे की आपकी इसकी अवधि रहेगी। मंडे से फ्राइडे का आपके अभी ये जनरल बैच रहेगा, दूसरी चीज। और तीसरा यहां जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि लगभग इसका जो बैच की जो आपके कंप्लीट जो ड्यूरेशन आपके रहेगा, कोर्स ड्यूरेशन, ये लगभग 6 महीने में आपके कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके ये एनसीईआरटी बैच आपके ये यूजफुल किस किस के लिए है। तो यूजफुल आपके किस किस के लिए है, तो सबसे पहले हम देख लें वे लोग आपके जिन्होंने जस्ट 12th पास किया है, या वे लोग जो ग्रेजुएशन में हैं, और जो लोग आपके आईएएस की तैयारी करना आपके चाहते हैं। ठीक, तो उनके लिए आपके जो पूरा 1 साल का पूरा जो पैटर्न है, यानी कि जो शुरू का जो 1 साल उन्हें देना है वो देना है किस पे, एनसीईआरटी के आपके ऊपर। ठीक, तो एक तो उनके लिए जो आईएएस बिगिनर्स हैं। अब सिर्फ आईएएस बिगिनर्स के लिए ही नहीं, इवन जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो मेंस में आपके 50 से 60% क्वेश्चन, ठीक इसी तरीके से प्रीलिम्स में भी 50 से 60% क्वेश्चन ये भी आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो यहां भी आपको जरूरत है एनसीईआरटी को पढ़ने की। इसके अलावा आपके यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित आपके जो 3 सबसे बड़े और एग्जाम होते हैं आईएएस के अलावा, ठीक है, कौन कौन से, एक आपके सीएपीएफ, दूसरा आपके सीडीएस और तीसरा एनडीए। इनमें जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ये एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। और तीसरा आपके स्टेट पीसीएस और स्टेट जुडिशरी के भी एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सब एनसीईआरटी से आपके होते हैं। ये बैच उनके लिए भी आपके जरूरी है। ठीक है, तो ये किसके लिए जरूरी है ये हमने जाना। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आपके ये देखा कि एनसीईआरटी आपके है क्या, क्यों पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या तरीका होगा, इन सारी चीजों को समझा। इन सारी चीजों से आपके रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9990962858। सिर्फ व्हाट्सअप करके, ठीक, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब आपके डाउट का मिल जाएगा। पहली चीज आपकी रही। अब हम आते हैं अपने एनसीईआरटी टॉपिक्स के ऊपर कि हम किस सब्जेक्ट से इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आपके जो एनसीईआरटी जो आपके स्टार्ट करेंगे, ठीक, ये स्टार्ट करेंगे आपके किससे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, हम इससे इस बैच को आपके स्टार्ट करने वाले हैं। क्या रहेगा, तो अब ठीक है, तो अब अगर हम यहां अपने तरीका या मेथड की बात करें, ठीक, तरीका यानी कि मेथड, इसे बड़ा थोड़ा सा ध्यान से समझें आप लोग। यहां तरीका क्या रहेगा, ठीक है। अब तरीके की अगर हम बात करें तो यहां 2 चीजें आपके आती हैं। ठीक है, 2 चीजें आपके क्या आती हैं, 2 चीजें आपके ये आती हैं कि पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम क्लास वाइज एनसीईआरटी पढ़े। क्लास वाइज का मतलब 6th 7th 8th डैश 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 12th। बड़ा आसान सा तरीका है। पहले हम आपको 6वीं की एनसीईआरटी पढ़ाएं, फिर 7वीं की पढ़ाएं, फिर 8वीं की पढ़ाएं, 9वीं की, 10वीं की, 11वीं की, 12वीं की। एक तरीका तो ये रहा। अब यहां ये जो आपके क्लास वाइज जो आपके एनसीईआरटी है, ठीक है, पढ़ तो हम ऐसे भी सकते हैं। इस क्लास वाइज एनसीईआरटी को पढ़ने में एक समस्या है। ठीक, समस्या आपके क्या, एनसीईआरटी के अंदर आपके जो टॉपिक्स दिए गए हैं, ये टॉपिक्स की खास बात आपके ये है कि ये आपके रिपीट किए गए हैं बार बार। ठीक है, रिपीट किए गए हैं बार बार, और इसमें आपके कई जगह आपके क्या है, लिंकिंग की कमी है। लिंकिंग की कमी आपके कैसे है, जैसे कि हम आते हैं ज्योग्राफी, इसका एक एग्जांपल है। ज्योग्राफी में आपके क्लास 9th की एनसीईआरटी में आपका टॉपिक दिया गया है इंडियन मानसून।
क्लास 9th के बच्चे को इंडियन मानसून का टॉपिक समझना है, ठीक है, ये क्लास 9th का टॉपिक है, ठीक। अब आप सीधा क्लास 9th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं और आप इंडियन मानसून को पढ़ते हैं तो यकीन मानिए आपको ये समझ में ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मानसून आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको यह नहीं पता कि आपके टेम्परेचर का कंसेप्ट क्या होता है, प्रेशर का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक, विंड्स का कंसेप्ट आपके क्या होता है। जब तक ये कंसेप्ट नहीं पता तीन, तब तक आप मानसून के कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकते। तो इसका मतलब आपके अब दूसरा तरीका आपके ये हुआ कि दूसरा तरीका हमारा ये होता है कि दूसरा आपके ये जो तरीका है वो हो गया टॉपिक वाइज हम पढ़े। टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज का मतलब आपके ये होता है कि आपके जीएस के अंदर आपके हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक होते हैं उनके अंदर एक क्रोनोलॉजी होती है। क्रोनोलॉजी का मतलब ए के बाद ही बी आएगा और बी के बाद ही सी आएगा, और यही तरीका होगा हमारे समझने का। यानी कि टॉपिक वाइज का मतलब हम सारे टॉपिक के बीच में आपके क्या बना लें, एक क्रोनोलॉजी बना लें, यानी कि एक सीक्वेंस बना लें, ठीक। यह हुआ सीक्वेंस। कैसे? सीक्वेंस आपके ऐसे, ठीक, सीक्वेंस आपके ऐसे कि जैसे कि अगर आपको, हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर आपको पता है, ठीक, तो आप आसानी से समझ पाएंगे प्रेशर। प्रेशर अगर आपको पता है तो आप आसानी से आपके समझ पाएंगे विंड्स। विंड्स आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे रेन। रेन आपको पता है तो आप आसानी से समझ पाएंगे नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक। यही सीक्वेंस होगा ना। अगर आपको यह पता है कि टेम्परेचर या तापमान के कंसेप्ट क्या है तो बड़ी आसानी से आप प्रेशर के भी समझेंगे। यानी टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है प्रेशर, प्रेशर के ऊपर बेस्ड होंगी विंड्स, विंड्स के ऊपर बेस्ड हो गई रेन, और रेन के ऊपर बेस्ड हो गई नेचुरल वेजिटेशन, ठीक। यानी यहां क्या हुआ, आपने देखा कि आपके यहां जो टॉपिक्स हैं उनके बीच में एक प्रॉपर आपके क्रोनोलॉजी होती है। टॉपिक्स के बीच में आपके क्रोनोलॉजी होती है, ठीक है, ये आपने देखा। तो अब यहां हम लोग आपके आते हैं आगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे समझना, ये क्रोनोलॉजी आपने देखी, तो हम लोग जो एनसीईआरटी आपके जो रीड करने वाले हैं वो आपके करेंगे किस आधार पे, टॉपिक वाइज। यानी कि हमने पूरी एनसीईआरटी की एक क्रोनोलॉजी आपके डेवलप की हुई है। पहली चीज तो ये, पूरी एनसीईआरटी की हमने आपके क्या डेवलप की हुई है, एक प्रॉपर आपकी क्रोनोलॉजी डेवलप की हुई है, ठीक है। और इस क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे आपके किसको, एनसीईआरटी को। हर सब्जेक्ट की आपकी एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी होगी, ठीक। क्रोनोलॉजी जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल आपके पॉलिटी, तो पॉलिटी में हम सबसे पहले आपके यहां देखेंगे कि एक व्यक्ति से आपके क्राउड कैसे बनता है, ग्रुप यानी समूह कैसे बनता है, समूह से आपकी कम्युनिटी कैसे बनती है, कम्युनिटी से नेशन कैसे बनता है, नेशन से स्टेट कैसे बनती है, फिर हम स्टेट के प्रिंसिपल्स पे आएंगे। यानी कि एक सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी से हम समझने की कोशिश करेंगे आपके किसको, हर टॉपिक को, ठीक है। तो यहां हम करेंगे क्या, यहां जो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कैसे, क्लास वाइज ना पढ़ के हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और सारे टॉपिक के बीच में एक सीक्वेंस या एक क्रोनोलॉजी आपके होगी जिसके आधार पर हम एनसीईआरटी को आपके रीड करेंगे, ठीक। ये सबसे पहले हम लोगों ने समझा। अब हम आते हैं इससे आगे, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि अब हम सबसे पहले आपके जो ड्यूरेशन है वो आपके इस कोर्स की ड्यूरेशन आपके क्या रहेगी, ठीक है। तो इस कोर्स से पहले हम सबसे पहले देखें कि ये जो आपके एनसीईआरटी का ये जो लाइव बैच है, ये लाइव बैच आपके डेली 7 PM to 9 PM, ठीक। यानी 7 PM के आसपास से स्टार्ट होगा और आपके वही 8:30 से 9 बजे आपके पर डे आपके ये चलेगा, ठीक है। 1.5 से 2 घंटे पर डे की आपकी इसकी अवधि रहेगी। मंडे से फ्राइडे का आपके अभी ये जनरल बैच रहेगा, दूसरी चीज। और तीसरा यहां जो आपको याद रखना है वो याद रखना है कि लगभग इसका जो बैच की जो आपके कंप्लीट जो ड्यूरेशन आपके रहेगा, कोर्स ड्यूरेशन, ये लगभग 6 महीने में आपके कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके ये एनसीईआरटी बैच आपके ये यूजफुल किस किस के लिए है। तो यूजफुल आपके किस किस के लिए है, तो सबसे पहले हम देख लें, वे लोग आपके जिन्होंने जस्ट 12th पास किया है, या वे लोग जो ग्रेजुएशन में हैं, और जो लोग आपके आईएएस की तैयारी करना आपके चाहते हैं,
ठीक, तो उनके लिए आपके जो पूरा एक साल का पूरा जो पैटर्न है, यानी कि जो शुरू का जो एक साल उन्हें देना है, वो देना है किस पे, एनसीईआरटी के आपके ऊपर। ठीक, तो एक तो उनके लिए जो आईएएस बिगिनर्स हैं। अब सिर्फ आईएएस बिगिनर्स के लिए ही नहीं, इवन जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो मेंस में आपके 50 से 60% क्वेश्चन, ठीक इसी तरीके से प्रीलिम्स में भी 50 से 60% क्वेश्चन ये भी आपके एनसीईआरटी से आते हैं। तो यहां भी आपको जरूरत है एनसीईआरटी को पढ़ने की। इसके अलावा आपके यूपीएससी के द्वारा जो आयोजित आपके जो 3 सबसे बड़े और एग्जाम होते हैं आईएएस के अलावा, ठीक है, कौन कौन से, एक आपके सीएपीएफ, दूसरा आपके सीडीएस और तीसरा एनडीए। इनमें जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं ये एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये जरूरी है। और तीसरा आपके स्टेट पीसीएस और स्टेट जुडिशरी के भी एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये सब एनसीईआरटी से आपके होते हैं। ये बैच उनके लिए भी आपके जरूरी है। ठीक है, तो ये किसके लिए जरूरी है ये हमने जाना। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने आपके ये देखा कि एनसीईआरटी आपके है क्या, क्यों पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, क्या तरीका होगा, इन सारी चीजों को समझा। इन सारी चीजों से आपके रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम या कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9990962858। सिर्फ व्हाट्सअप करके, ठीक, आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको जवाब आपके डाउट का मिल जाएगा। पहली चीज आपकी रही। अब हम आते हैं अपने एनसीईआरटी टॉपिक्स के ऊपर कि हम किस सब्जेक्ट से इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आपके जो एनसीईआरटी जो आपके स्टार्ट करेंगे, ठीक, ये स्टार्ट करेंगे आपके किससे, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, हम इससे इस बैच को आपके स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि हम किस चीज से इस बैच को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम समझते हैं आगे कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो संविधान एवं राज्य व्यवस्था की अब अगर हम बात करें, ठीक, तो सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि इसमें कौन सी एनसीईआरटी आपको रीड करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में आप लोगों को जो एनसीईआरटी पढ़ना है वो सिर्फ 11th एंड 12th क्लास की, ठीक, सफिशिएंट है ये। 6 से 10 तक एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्लास आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में। उसमें आपकी जनरल कहानियां हैं और ये सारी कहानियां हम क्लास के दौरान खुद ही सुनाएंगे। ठीक है, तो यहां आपके क्या है कि आपको जो एनसीईआरटी यहां पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा, क्लास 11th और क्लास 12th, ये 4 एनसीईआरटी आपकी टोटल होंगी, वो पढ़ना है कहां, यहां। ठीक, तो ये आप सबसे पहले नोट कर लें। अब हम आते हैं आगे। ठीक, अब हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड लिखा है इस वर्ड का आपके अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला आपके जो वर्ड है वो है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा जो आपके वर्ड है वो है आपके पॉलिटी। तो क्या अर्थ आपके होता है इसका, तो क्या अर्थ होता है इसे समझें अब। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपके संविधान और पॉलिटी यानी कि आपके राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले अगर हम इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड की अगर हम बात करें, संविधान शब्द की, तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का ऐसा आधारभूत कानून होता है जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके क्या है, किसी देश का ऐसा आधारभूत कानून
जिसके अनुसार उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है आपके बेसिकली क्या, बेसिक प्रिंसिपल और फंडामेंटल लॉ ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, यानी कि आपके एक बेसिक लॉ किसी कंट्री का, प्रिंसिपल लॉ किसी कंट्री का, या फंडामेंटल लॉ किसी कंट्री का, जिसके अनुसार उस कंट्री को गवर्न किया जाता है। तो यहां हम इस डेफिनेशन से आपके समझते क्या है कि ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, ये है आपके एक थ्योरी पार्ट, यानी कि आपके एक सिद्धांत। क्या है आपके एक सिद्धांत। ठीक है, अब आते हैं हम इससे आगे। अब सेकेंड, अब समझना आपके पॉलिटी, यानी कि आपके राज्य व्यवस्था। तो पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पॉलिटी आपके, जब इन सिद्धांतों को हम किस में आपके लेके आ जाएं, व्यवहार यानी कि प्रैक्टिस में लेके आ जाएं, तो यही आपके बन जाएगा क्या, पॉलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, किसी देश के बेहतर शासन या शासन को बेहतर ढंग से चलाने के रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक थ्योरी पार्ट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन है आपकी सेट ऑफ रूल्स जिसके अकॉर्डिंग शासन चलाया जाता है, और इन रूल्स को जब हम प्रैक्टिस में लेके आ जाएं तो यही बन जाएगा पॉलिटी, यानी कि राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले तो हमने यहां यह समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ये दोनों में आपके एक लिंकिंग है। तो किस चीज की लिंकिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी थ्योरी और पॉलिटी यानी कि प्रैक्टिस। अब दोस्तों अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का सिर्फ अर्थ समझा है। अब इस पे जो अब हम आगे आते हैं, अब यहां कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को आपके जो पढ़ने का जो आपके तरीका है, ठीक, ये आपके पास दो तरीके हैं। कौन से तरीके हैं आपके पास, दो तरीके हैं। ठीक है, तो अब आपके पास दो तरीके कौन से, पहला तो ये कि आप सारी थ्योरी को पढ़े, और दूसरा तरीका आपका ये, ठीक, क्या कि पहला आपने थ्योरी को पढ़ा और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने उसे प्रैक्टिस यानी कि व्यवहार में लगा दिया। ये पहला तरीका हुआ। ठीक है, अब यहां इस तरीके को थोड़ा हम प्रैक्टिकल वे में समझें कैसे है। आपसे कहा गया कि साइकिल चलाना कैसे सीखें। ठीक है, ये तरीका हुआ एक, यानी आपको साइकिल चलाना सीखना है। तो अब यहां साइकिल चलाना सीखने के दो तरीके हैं आपके पास। कौन से दो तरीके हैं, पहला तो आप क्या करें, मार्केट से एक बुक लेके आए, और उस बुक, कौन सी बुक लेके आए, हाउ टू राइड अ साइकिल, यानी कि साइकिल कैसे चलाएं, ये बुक आप लेके आए सबसे पहले। ठीक है, अब हाउ टू राइड अ साइकिल यानी कि साइकिल आप कैसे चलाएं, ये बुक लेके आए। इस बुक में आप लिखे गए सिद्धांतों को आप पढ़ें, और उसके बाद उन सिद्धांतों को व्यवहार में लगा के साइकिल चलाना शुरू करें। एक तरीका तो ये हो गया आपके सीखने का। ठीक है, पहला। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये है, क्या आप में से किसी ने भी साइकिल चलाना जब सीखा है, क्या कोई बुक पढ़ी है, किसी बुक को पढ़ के आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा? ऑब्वियस नो। ठीक, अब दूसरा तरीका किसी भी चीज को सीखने का यह है कि हम सीधा प्रैक्टिस में उतर आए। प्रैक्टिस में उतर आए यानी कि हाउ टू राइड अ साइकिल, यानी साइकिल चलाना कैसे सीखें। यानी कि इसकी सबसे खास बात आपके ये है कि आप साइकिल चलाने की कोई बुक मत पढ़ो, आप सीधा साइकिल पर बैठ जाओ, और जब आप सीधा साइकिल के ऊपर आप बैठेंगे और साइकिल को जब आप चलाएंगे, दो चार बार गिरेंगे, दो चार बार पैर टूटेंगे, और फाइनली आप साइकिल चलाना सीख जाएंगे। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो यहां आपको यह पता आपके रहेगा कि ब्रेक कहां लगाने हैं, पेडल कहां तेज मारने हैं, कहां साइकिल को कंट्रोल करना है, और आप इन्हीं अपने एक्सपीरियंस से अपने सिद्धांत खुद बनाएंगे, और ये ऐसे सिद्धांत होंगे जिनको आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक, जैसे कि साइकिल चलाना कैसे सीखें, ये आपने किसी भी बुक से नहीं सीखा, आपने प्रैक्टिस किया, और इस प्रैक्टिस के आधार पे आपने अपनी थ्योरी बना दी कि साइकिल चलाना ऐसे सीखें। फॉर एग्जांपल, हाउ टू स्विम, तैरना कैसे सीखें। तैरना सीखने के लिए आपको दुनिया की कोई बुक नहीं सिखाएगी, आपको उसके लिए स्विमिंग पूल में कूदना पड़ेगा। जब आप डूबने लगेंगे तो यहां आपके हाथ पैर चलेंगे और आप स्वतः ही तैरना सीख जाएंगे। इसका मतलब आप प्रैक्टिस से खुद अपने सिद्धांत बनाएंगे कि तैरना कैसे सीखना है। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को अगर समझना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम सिद्धांत से व्यवहार की तरफ जाएं, और या फिर व्यवहार से सिद्धांत की तरफ आए।
ठीक, सिद्धांत से व्यवहार की तरफ जाएंगे तो हो सकता है आप सीखो या ना सीखो, लेकिन व्यवहार से जब आप सिद्धांत की तरफ आओगे तो आप उस प्रैक्टिकल अनुभव से गुजर के आ रहे हो, और यहां जब आप व्यवहार से सिद्धांत की तरफ आओगे तो ये वो सिद्धांत होंगे जो आपने अपनी प्रैक्टिस से बनाए हैं, और इन सिद्धांतों को आप कभी भूलोगे नहीं। ये हुआ आपके दूसरा सिस्टम। तो हम लोग जो यहां पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो हम लोग जो यहां आपके पढ़ने वाले हैं वो क्या आपके पढ़ने वाले हैं, प्रैक्टिस से थ्योरी की तरफ ये पढ़ने वाले हैं। यानी कि हम पहले देखेंगे आपके पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था यानी प्रैक्टिस, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग जो अब आज रीड करेंगे वो हम लोग आपके रीड करेंगे आपके पॉलिटी के आपके बेसिक कंसेप्ट यानी राज्य व्यवस्था के बेसिक कंसेप्ट, जो हमें राज्य व्यवस्था और संविधान यानी पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को समझने के लिए अत्यंत जरूरी है। तो समझते हैं फ्रेंड्स। पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें एक वर्ड पता होना चाहिए, राज्य यानी कि स्टेट। पहले तो हम आपके ये देखेंगे कि एक व्यक्ति से स्टेट यानी राज्य का निर्माण कैसे होता है, फिर हम देखेंगे आगे राज्य की व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है, यानी बड़े बिगिनर्स कंसेप्ट से हम आगे की तरफ चलेंगे। ठीक, तो हम यहां आपके देखेंगे क्या कि एक आपके इंडिविजुअल यानी कि आपके कोई एक व्यक्ति से आपके आगे चल के कैसे निर्माण होता है राज्य का। तो हमें सबसे पहले आपके देखना क्या है कि कोई भी आपके एक व्यक्ति और एक व्यक्ति आपके आगे चल के कैसे निर्माण करेगा आपके राज्य का। ठीक, तो हम यहां कौन कौन से कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो समझते हैं। एक इंडिविजुअल पर्सन से सबसे पहले जो हम समझेंगे वो ये समझेंगे कि एक इंडिविजुअल पर्सन से कैसे तो बनती है आगे चल के आपके क्राउड यानी कि आपके भीड़। ठीक, कैसे आपके निर्माण होता है ग्रुप का यानी कि समूह का, कैसे बनती है आपके कम्युनिटी यानी कि समुदाय, और ये कम्युनिटी कब बनाती है नेशन यानी कि राष्ट्र, और कब बनाती है स्टेट यानी कि राज्य। ये दो चीजें आपकी हो गई। ठीक, तो आते हैं हम आगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक व्यक्ति से आपके कैसे आपके राज्य का निर्माण होता है। तो हम सबसे पहला जो पॉलिटी का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, क्राउड किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, और कम्युनिटी किसे कहते हैं, और कम्युनिटी कैसे नेशन बनाएगी एंड स्टेट बनाएगी। समझना जरा इसे।
तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपके कि कैसे आपके एक व्यक्ति से आपके क्राउड का निर्माण होता है, या ग्रुप का निर्माण होता है, या कम्युनिटी का निर्माण होता है। फिर आगे हम समझेंगे कि यही कम्युनिटी आगे चल के कैसे नेशन को बिल्ड करेगी और कैसे स्टेट को बिल्ड करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्राउड, ग्रुप एंड कम्युनिटी, इन तीनों की खास बात आपकी यह है कि इन तीनों में ही जो व्यक्ति होंगे वो 2 या 2 से अधिक होंगे। ठीक, तो आपके जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, ठीक, 2 और मोर पर्संस जब भी मिलेंगे तब या तो बनेगी क्राउड, या बनेगा ग्रुप, या बनेगी कम्युनिटी। अब हम यहां यह समझते हैं कि आपके क्राउड कब बनता है, ग्रुप कब बनता है और कम्युनिटी कब बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम आते हैं यहां क्राउड। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ठीक, जिनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव ना हो, कोई समान उद्देश्य ना हो, एक जगह खड़े हों, ठीक है, यही कहलाता है आपके क्या, क्राउड। तो क्राउड की खास बात यह होती है कि क्राउड या भीड़ जो आपके है उनका कोई समान उद्देश्य नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा समझना, दूसरा आपके ये कि जो क्राउड आपके होती है ये हमेशा अनऑर्गेनाइज्ड होती है, अनऑर्गेनाइज्ड होती है। ठीक, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें, अब हम इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की अब अगर हम बात करें तो आप यहां देखते क्या है कि जैसे कि आपके बाजार, ठीक है, अब बाजार में आप देखेंगे कि मान लिया फॉर एग्जांपल कोई 2 लोग आपके लड़ रहे हैं, ठीक, 2 लोग लड़ रहे हैं, तो देखते ही देखते उनको देखने आपके बहुत सारी भीड़ खड़ी हो गई। उनका कोई उद्देश्य नहीं है वहां खड़े होने का, बस सो गए खड़े, खाली हैं तो खड़े हैं। ठीक है, हजरत देखते ही देखते 100-200 लोग वहां खड़े हुए। अब 100-200 लोग वहां खड़े हुए, इतने में आपके क्या हुआ, कोई पुलिस वाला आया और उसने आपके हड़काया सबको, आके एक डंडा आपके बजाया, तो सारी भीड़ छट गई। यानी कि आपने यहां देखा क्या कि क्राउड एक ऐसा कंसेप्ट होता है जहां आपके जितने भी लोग हैं उनका कोई समान उद्देश्य नहीं है, और ना ही वो लोग आपस में संगठित हैं, अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं पूरी तरह से। ठीक, और क्राउड में आपके अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाए, ठीक, जैसे कि क्राउड में पुलिस वाले ने किसी पर्सन को डंडा मार दिया तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां आपके ह्यूमैनिटी के नाते, यानी मानवीयता के नाते आपको अगर फर्क पड़े तो पड़े, अदरवाइज क्राउड में आपके किसी एक व्यक्ति को कोई लाभ या हानि होने का असर आपके ऊपर नहीं आता। तो ये आपके कंसेप्ट या संकल्पना आपके किसकी हो गई, क्राउड की। ठीक, अब हम समझते हैं इससे आगे नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये आप लोगों ने आपके देखा कौन सा कंसेप्ट, क्राउड। अब क्राउड के बाद आपका जो अगला कंसेप्ट है ये है आपके कौन सा, ग्रुप। अब ग्रुप की अगर हम बात करें आपके, तो ग्रुप क्या है, क्राउड कब ग्रुप में आपके कन्वर्ट होता है, तो ग्रुप में मतलब आपके ये कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक समान उद्देश्य के लिए संगठित हो जाएं, जब 2 या 2 से अधिक लोग एक समान उद्देश्य के लिए संगठित आपके हो जाएं, तो यही कहलाता है आपके ग्रुप। यानी कि ग्रुप में आपके 2 या 2 से अधिक लोगों के इंटरेस्ट मिल जाते हैं, इंटरेस्ट मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक ऑफलाइन क्लास चल रही है जहां सारे स्टूडेंट हमारे सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, अब इनमें से आप आज पहली बार आए हो तो आप सब लोग एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन कुछ दिनों में आप सभी लोगों में आपके दोस्ती हो जाएगी। सभी लोगों में जब आपके दोस्ती हो जाएगी तो आप लोग बनाओगे ग्रुप। ग्रुप काहे के लिए, स्टडी के लिए। ठीक, स्टूडेंट सामान्यतः ग्रुप किस लिए बनाते हैं, स्टडी के लिए। हालांकि वो बात अलग है कि ये ग्रुप कभी स्टडी करेगा नहीं। ठीक है, तो यहां आप लोगों में से 3, 4, 5, 6, 8, 10 लोग एक समान उद्देश्य स्टडी क्या हो जाएंगे, इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, तो यही आपके क्या बन जाएगा, ग्रुप। ठीक, ये हुआ। अब ग्रुप की खास बात आपके ये है कि ग्रुप के किसी एक सदस्य को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसका प्रभाव दूसरे सदस्य पर पड़ता ही पड़ता है। ठीक, जैसे कि मान लिया कि किसी एक मेंबर के आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो परेशान है, उसने आपसे अपनी परेशानी शेयर की, तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आप पर भी पड़ेगा। ठीक, तो यहां आपने क्या देखा कि क्राउड में आपके नो कॉमन ऑब्जेक्टिव और अनऑर्गेनाइज्ड, यानी कि क्राउड में आपके सभी लोगों का आपके कोई न तो समान उद्देश्य है और ना ही ये संगठित होता। वहीं ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहां ग्रुप में कॉमन ऑब्जेक्टिव,
ठीक, समान उद्देश्य भी होगा और ग्रुप हमेशा ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठित होगा। ठीक है, ग्रुप में किसी भी एक मेंबर को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका प्रभाव ग्रुप के सभी मेंबर्स के ऊपर पड़ता है। ठीक, अब हम आते हैं इससे आगे। अब नेक्स्ट आगे समझना, तीसरा कंसेप्ट है आपके कम्युनिटी। अब हम ये देखते हैं कि ये ग्रुप आपके कम्युनिटी में आपके कब कन्वर्ट होता है। ग्रुप आपके किसमें, कम्युनिटी के अंदर आपके कब कन्वर्ट होता है। ठीक, तो समझना, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी समान उद्देश्य के लिए संगठित हो जाएं और उन सभी व्यक्तियों की आपकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो यानी कि समान पहचान हो, तो यही ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी की खास बात आपके यह है कि आपके जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य के लिए संगठित हो जाएं और इनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो, तो यही कन्वर्ट हो गया कम्युनिटी में ग्रुप। ठीक है, तो कम्युनिटी की खास बात कॉमन आइडेंटिटी, समान उद्देश्य। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम देखें, मान लिया कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक मूवमेंट चलाते हैं, एंटी करप्शन मूवमेंट, भ्रष्टाचार विरोधी आपके आंदोलन, ये मूवमेंट चलाया। इस मूवमेंट में आपके बहुत सारे लोग आ गए, हजारों लोग आ गए। ठीक, स्टूडेंट्स भी आ गए, लीडर्स भी आ गए, जर्नलिस्ट भी आ गए, पॉलिटिशियन भी आपके आ गए। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, ये एक मूवमेंट चला। ठीक है, तो अब इस मूवमेंट को चलाने के लिए सभी लोग संगठित हुए हैं, तो ये बन गया क्या, एक ग्रुप। अब आगे समझना, अब यहां आपके क्या होगा, ग्रुप और कम्युनिटी में एक डिफरेंस समझना। कम्युनिटी की खास बात यह है कि कम्युनिटी के हर सदस्य की जो पहचान होती है वो आपके कॉमन होती है। कैसी पहचान होती है, कॉमन। ठीक, और ये जो आपके कॉमन आइडेंटिटी है, ये कॉमन आइडेंटिटी हो सकता है कास्ट के आधार पे हो, रेस के आधार पे हो, ठीक है, ये हुआ, रीजन के आधार पे हो, रिलीजन के आधार पे हो, रिलीजन के आधार पे हो, वर्ग के आधार पे हो, ठीक, लैंग्वेज के आधार पे हो। यानी कि आपके कम्युनिटी की आपकी खास बात आपके हो, उसकी क्या होगी कि इनकी कॉमन आइडेंटिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यूनियन, अब स्टूडेंट्स यूनियन आपके ये ग्रुप की जगह कम्युनिटी हो गई। क्यों कम्युनिटी हो गई, क्योंकि स्टूडेंट्स यूनियन का हर मेंबर एक स्टूडेंट होगा, राइट। दूसरा डॉक्टर्स यूनियन, इस यूनियन की खास बात क्या होगी कि इसका हर मेंबर एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर्स यूनियन आपके क्या हो गई, कम्युनिटी यानी कि समुदाय हो गया, ये भी आपके कम्युनिटी हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं। इसके बाद आपने देखा लेबर यूनियन। अब लेबर यूनियन की अगर हम बात करें तो लेबर यूनियन आपके क्या है, इस कम्युनिटी का आपके हर सदस्य एक लेबर है। तो आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि ग्रुप और कम्युनिटी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक, यह हुआ। अब यहां आपके कम्युनिटी बनने के कुछ छोटे आधार भी हो सकते हैं, जैसे जाति। ठीक, सवर्णों ने आपके एक अलग कम्युनिटी बना ली, दलितों ने एक अलग कम्युनिटी बना ली। जैसे धर्म, ठीक, हिंदुओं ने एक अलग कम्युनिटी बना ली, मुस्लिम ने एक अलग कम्युनिटी बना ली। इन सब की पहचान क्या है, एक कॉमन आइडेंटिटी धर्म हो गया यहाँ। ठीक, क्षेत्र, जैसे कि यूपी के लोगों ने अलग कम्युनिटी बना ली, बिहार के लोगों ने अलग कम्युनिटी बना ली, ये क्षेत्र के आधार पर कम्युनिटी हो गई। जैसे कि आपके वर्ग, वर्ग यानी डॉक्टर्स की कम्युनिटी, एडवोकेट्स की कम्युनिटी, इंजीनियर्स की कम्युनिटी। ठीक, जैसे कि लैंग्वेज, हिंदी मीडियम वालों ने एक अलग कम्युनिटी बना ली, इंग्लिश मीडियम वालों ने एक अलग कम्युनिटी बना ली। तो अब आप लोगों को यहां क्लियर हुआ होगा कि क्राउड, ग्रुप एंड आपके कम्युनिटी में आपके क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा क्राउड, ग्रुप एंड कम्युनिटी में डिफरेंस। अब यहां आप और बेहतर तरीके से समझें कि कम्युनिटी में आपके और ये है आपके ग्रुप और ये है आपके कम्युनिटी, यानी कि तो इसका मतलब कम्युनिटी के सभी मेंबर ग्रुप के भी कहीं ना कहीं मेंबर हैं, लेकिन सारे के सारे ग्रुप कभी भी कम्युनिटी नहीं होंगे।
यानी कि कम्युनिटी अपने आप में एक ग्रुप है, लेकिन सारे ग्रुप कभी भी कम्युनिटी नहीं होते। ग्रुप तभी कम्युनिटी बनेगा जब उसके अंदर कॉमन आइडेंटिटी यानी समान पहचान हो। ठीक है, तो ये तो हमने देखा सबसे पहले आपके कि दो या दो से अधिक व्यक्ति कब क्राउड का निर्माण करेंगे, कब ग्रुप का करेंगे, कब कम्युनिटी का करेंगे। अब हम आते हैं इससे आगे। अब हम यहां ये देखते हैं कि कोई भी आपके जो ये कम्युनिटी है, ठीक, यानी कि कोई भी आपके ये समुदाय है, ये कम्युनिटी आपके कब निर्माण करती है, आपके तो अब हम यहां जो समझते हैं वो आपके ये समझते हैं कि कोई भी कम्युनिटी आगे चल के कब निर्माण करेगी आपके नेशन का और कब निर्माण करेगी आपके स्टेट का। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम नोट कर लें, उसके बाद में फिर हम डिटेल में पूरे को समझते हैं। ठीक,
तो अब हम आगे समझते हैं आप लोगों ने आपके देखा कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति यानी कि एक पर्सन से आपके किस तरह से होता है आपके निर्माण, किसका, क्राउड का, ग्रुप का और कम्युनिटी का। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम लोग आपके आते हैं इससे कम्युनिटी से आगे, ठीक है, आगे चला अब इससे। तो यहां अब हम लोग यहां देखते क्या है कि कम्युनिटी से जब आपके हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं यहां कि कम्युनिटी आपके आगे चल के निर्माण कैसे करती है राष्ट्र का, और कैसे आपके राष्ट्र कन्वर्ट होता है किसमें, राज्य यानी कि स्टेट में। ये हम लोगों ने यहां समझा, यानी कि आपके कम्युनिटी से आगे चल के कैसे बनेगा आपके नेशन, और नेशन से आपके कैसे बनेगा आपके स्टेट। तो समझना जरा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके हम देखें कम्युनिटी यानी कि आपके अगर कोई है तो इसमें दो पॉइंट बड़े कॉमन होंगे। पहला तो ये कि हर कम्युनिटी किसी ना किसी क्षेत्र में रहती होगी, जियोग्राफी में रहती होगी, भूगोल पे, जमीन पे यानी। और दूसरी बात आपके कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन, ये भी कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट याद रखना, कम्युनिटी के कॉमन पॉइंट क्या है, एक एरिया और एक पॉपुलेशन। अब कम्युनिटी यहां वर्ड है, कम्युनिटी अगर यहां वर्ड है तो यहां तीसरा कॉमन पॉइंट हो गया कॉमन आइडेंटिटी, समान पहचान। यानी कि आपके किसी निश्चित एरिया में रहने वाली जो जनसंख्या है, ठीक, ये एक समान पहचान के आधार पर जब वो संगठित हो जाए तो वही निर्माण आगे चल के कर देगी क्या, एक नेशन का। अब आगे समझना है इसे। यहां आपने सबसे पहले देखा नेशन यानी कि राष्ट्र। नेशन आपके ये जो शब्द है ये एक लैटिन वर्ड नेसो से आपके ड्राइव हुआ है, और नेसो का जो आपके अर्थ होता है वो होता है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो आपके नेशन एक नैरो यानी कि एक संकुचित अवधारणा है, ठीक। आपकी सबसे पहले तो ये देखा, तो नेसो का मतलब है ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। तो नेशन आपके जो वर्ड, इसका जो ओरिजिन हुआ आपने रक्त संबंधों पर आधारित कोई व्यवस्था, ठीक। तो अब यहां ब्लड रिलेशन से आपकी तात्पर्य क्या है। अगर हम परंपरागत नेशन की बात करें तो राष्ट्रों का जो निर्माण हुआ, ठीक है, राष्ट्रों का निर्माण हुआ जैसे कि हम आते हैं आपके किस पे, वैदिक एरा पे। तो वैदिक एरा पे अगर हम आए आपके, ठीक, तो आर्यंस आपके क्या थे, एक तरीके से देखा तो आपके ट्राइब्स ही तो थे, कबीले ही तो थे, और ये सारे कबीले आपके ब्लड रिलेशन पे आधारित थे, और बड़े छोटे छोटे राष्ट्रों का आपके निर्माण हुआ था। यानी हर कबीले का अपना एक राष्ट्र था ब्लड रिलेशन के आधार पे, ठीक है। तो यहां से आपके ये नेशन वर्ड आपके अस्तित्व में आता है। तो नेशन का जो आपके अर्थ होता है वो आपके क्या है, ब्लड रिलेशन पे आधारित एक व्यवस्था, यानी कि एक सोशल कंसेप्ट है, एक सामाजिक अवधारणा है, ठीक है, एक संकुचित अवधारणा है, बड़े ही संकुचित आधारों पर गठित होता है आपके नेशन। ये भी हम अभी समझेंगे। वहीं इसके पर्सपेक्टिव में अगर हम स्टेट को देखें तो स्टेट एक लीगल कंसेप्ट यानी कि एक विधिक अवधारणा है। कैसा कंसेप्ट, लीगल कंसेप्ट यानी कि एक विधिक अवधारणा है। तो अब हम यहां आगे आते हैं दोस्तों। अब हम यहां ये देखते हैं कि कैसे गठन होता है नेशन का और कैसे गठन होता है आपके स्टेट का। नेशन और स्टेट दोनों में कॉमन पॉइंट ये होगा कि कोई भी आपके एक कॉमन एरिया और कॉमन पॉपुलेशन, ये दो चीजें कॉमन हो गई यहां भी और यहां भी। समझना अब आगे। अब हम आपके यहां देखते हैं कि नेशन बिल्डिंग यानी कि आपके राष्ट्र के निर्माण की आपकी विचारधाराएं। अब राष्ट्र के निर्माण की अगर हम विचारधाराओं की बात करें आपके कि नेशन का आपके कैसे निर्माण होता है, तो नेशन बिल्डिंग की आपके दो आइडियोलॉजीज होती हैं, दो विचारधाराएं होती हैं। एक आपके ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी और एक कंटेम्प्रेरी यानी आधुनिक आइडियोलॉजी। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में समझना, जब किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या, या दूसरे शब्दों में कहें तो जब किसी समुदाय के गठन का आधार जाति यानी कि कास्ट, धर्म यानी कि रिलीजन, क्षेत्र यानी कि रीजन, भाषा यानी कि लैंग्वेज और नस्ल यानी कि रेस, ठीक। तो इसे दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हुआ, जब किसी समुदाय के गठन का आधार जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और नस्ल, इनमें से कोई एक या एक से अधिक भी हो सकता है,
ठीक है। तो जब किसी समुदाय के गठन का आधार जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और नस्ल हो तो इस प्रकार का आपके गठित जो समुदाय है यही निर्माण करता है राष्ट्र का। तो अब आपने यहां देखा कि जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है, इस ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में जो राष्ट्र का निर्माण आपके हो रहा है वो बड़े सीमित आधारों पे हो रहा है। ये सीमित आधार या तो आपके जाति हैं, या आपके धर्म हैं, या क्षेत्र हैं, ये भाषा है, या नस्ल है। तो जब इस आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा तो ऐसे राष्ट्रों की कॉमन विशेषताएं क्या होंगी? कॉमन विशेषताएं आपके सबसे पहले तो ये हुई कि ये राष्ट्र निर्माण के बड़े संकुचित आधार हैं, नैरो आपके कंसेप्ट हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके छोटे छोटे राष्ट्र बनेंगे। ठीक, जैसे कि हम जाति की बात करें तो जातियां तो आपके जैसी थोड़ा सा क्षेत्र चेंज हुआ तमाम जातियां हो गई। धर्म की बात करें, क्षेत्र बदला, जातियां बदल गई। ठीक है, यह हुआ। तो इस आधार पर बहुत छोटे छोटे राष्ट्र बनेंगे और इस आधार पर गठित जितने भी राष्ट्र होंगे इनकी दूसरी प्रॉब्लम यह होगी कि इनका आपके इन राष्ट्रों का दूसरे राष्ट्रों के साथ हमेशा संघर्ष चलेगा, कन्फ्लिक्शन रहेगा। कन्फ्लिक्शन आपके कैसे? अगर कोई आपके जाति के आधार पर आपके गठित राष्ट्र है, मान लिया कि एक नेशन मान लिया अपर कास्ट के द्वारा गठित है, एक नेशन लोअर कास्ट के द्वारा गठित है, तो दोनों के इंटरेस्ट अलग है, दोनों के इंटरेस्ट लगे, दोनों में हमेशा कन्फ्लिक्शन रहेगा। कोई नेशन आपके धर्म के आधार पर अगर गठित है तो आपके हो सकता है कोई हिंदू नेशन हो, कोई मुस्लिम नेशन हो, तो दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं, तो दोनों में कन्फ्लिक्शन रहेगा। ठीक, क्षेत्र के आधार पर गठित हो, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय। ठीक, तो यहां जब क्षेत्र के आधार पर आपके गठित होगा, यानी कि कॉमन आइडेंटिटी जहां क्षेत्र के आधार पर होगी, तो यहां भी इंटरेस्ट अलग होंगे, तो इस प्रकार के नेशन में कन्फ्लिक्शन होगा। ठीक है, तो अब हम यहां अगर देखें तो जो ट्रेडिशनल विचारधारा या जो परंपरागत विचारधारा राष्ट्र निर्माण की थी, ये आपकी कहती थी कि आपके राष्ट्र एक ऐसी अवधारणा है जहां किसी समुदाय के गठन का आधार जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा या नस्ल इनमें से कोई एक हो। ठीक है, इस आधार पर जितने भी राष्ट्र का निर्माण होगा ये संकीर्ण विचारधारा पर आधारित राष्ट्र होंगे। ये आपके क्या होंगे? इन राष्ट्रों की खास बात, छोटे होंगे और हमेशा आप दूसरे राष्ट्र से ये शक्ति संघर्ष में लिप्त होंगे। ये इन राष्ट्र की कॉमन पहचान होगी। अब हम आते हैं इससे आगे। अब वही हम आपके देखते हैं क्या, कंटेम्परेरी विचारधारा, यानी कि अगर हम राष्ट्र के निर्माण की आधुनिक विचारधारा देखें तो राष्ट्र निर्माण की आधुनिक विचारधारा आपके ये कहती है कि जब किसी समुदाय के गठन का आधार साझा इतिहास, कॉमन हिस्ट्री, साझी संस्कृति, कॉमन कल्चर, साझा भूगोल, कॉमन ज्योग्राफी, साझी समस्याएं, कॉमन प्रॉब्लम्स, और साझा भविष्य यानी कि कॉमन फ्यूचर। इसका मतलब कि किसी क्षेत्र में रहने वाला आपके समुदाय किस आधार पर गठित है कि हमारा इतिहास कॉमन है, हमारी संस्कृति कॉमन है, हमारा भूगोल कॉमन है, हमारी समस्याएं कॉमन है और हमारा भविष्य भी कॉमन है। जब इन आधारों पर आपके किसी राष्ट्र का गठन होगा, यानी कि किसी समुदाय का गठन होगा, तो वो कन्वर्ट होगा आगे चल के नेशन में। तो नेशन बिल्डिंग की यहां आपने दो थ्योरी देखी, एक ट्रेडिशनल थ्योरी और एक कंटेम्परेरी थ्योरी। अब हम अगर बात करें तो कंटेम्परेरी थ्योरी पे आपके जो राष्ट्र आपके बनेंगे, इन राष्ट्रों का जो आपके निर्माण होगा, इनकी खास बात आपके क्या होगी कि ये ब्रॉडर कंसेप्ट पे आधारित होंगे। यानी कि यहां जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और नस्ल की बात नहीं की गई, तो ये राष्ट्र बड़े होंगे। ठीक, इन राष्ट्रों के बीच हार्मोनी ज्यादा होगी, इन राष्ट्रों के बीच आपके डेवलपमेंट की बात होगी, क्योंकि यह संघर्ष नहीं है, जबकि इस आधार पर गठित राष्ट्रों के बीच संघर्ष है। ठीक, यहां आपके संघर्ष की वजह सामंजस्य है। ठीक, संघर्ष की जगह आपके हार्मोनी। ठीक, यह है। अब यहां याद आप रखना, आगे चल के जो याद रखना है, एक एग्जाम्पल से हम दोनों ही चीजों को समझते हैं। ठीक है, राष्ट्र के निर्माण की अगर हम बात करें कि आपकी परंपरागत विचारधारा आपके राष्ट्र की और आधुनिक विचारधारा राष्ट्र की, एग्जाम्पल हम उठाते हैं आपके इंडिया यानी कि भारत का। जस्ट भारत का एग्जाम्पल लें। ठीक है, अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत, अंग्रेज जब तक भारत में नहीं आए थे तब तक भारत में राष्ट्र के निर्माण का जो गठन हुआ था वो परंपरागत विचारधारा के आधार पर हुआ था।
ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले भारत नाम का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, इंडिया कुछ था ही नहीं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे बोलते थे, भारतीय उपमहाद्वीप इसे बोलते थे। क्या बोलते थे इसे? भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, और ये जो आपके भारतीय उपमहाद्वीप जो आपके, ठीक, इंडिया सब कॉन्टिनेंट आपके जो था, इस पे जितने भी राष्ट्र बने थे ये परंपरागत विचारधारा के आधार पर बने थे। यानी कि इन राष्ट्रों का गठन या तो जाति के आधार पर हुआ, या धर्म के आधार पर हुआ, या क्षेत्र या नस्ल या भाषा के आधार पर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंडिया आप वर्तमान ये जो देख रहे हो, इसमें 2000 से भी ज्यादा राष्ट्र थे आपके। कितने? 2000 से भी ज्यादा छोटे छोटे नेशन, और ये सभी छोटे छोटे नेशन आपस में संघर्ष में लिप्त थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि या तो ये धर्म के आधार पर बने थे, या जाति या क्षेत्र या भाषा या नस्ल के आधार पर। तो इसी बात का फायदा उठाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके किया क्या कि ये था आपके 100% इंडिया, 100% का लगभग भारत था। और देखते ही देखते इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके 60% इंडिया को क्या कर दिया? जीत लिया। 40% आपके अभी भी आपके देसी रियासत हैं। ठीक है, समय देखते ही देखते 60% क्षेत्र को इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? जीत लिया। उन 60% राष्ट्रों को जो आपस में शक्ति संघर्ष में लिप्त थे और छोटी विचारधाराओं पर जो गठित थे। यानी आपने क्या देखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों के आने से पहले राष्ट्र के निर्माण की यह विचारधारा थी। ठीक है, अब आगे चल के हुआ क्या कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आपके इस 60% क्षेत्र, किस 60% क्षेत्र, इसको जीत लेगी। 100% भारत कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने नहीं जीता था। अंग्रेज भारत का लगभग 60% हिस्सा ही जीत पाए थे। अब 60% क्षेत्र जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया, तो अब 60% क्षेत्र पे आपके, अब जो आपके पब्लिक या जो आपके पीपल जो रह रहे हैं, ये पब्लिक यहाँ रह रही है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस 60% क्षेत्र पे जो ये जनता रह रही है, इनका जाति क्या है, इनका धर्म क्या है, इनकी नस्ल क्या है, इनका क्षेत्र क्या है और इनकी भाषा क्या है। ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरे क्षेत्र पे रहने वाली पब्लिक का किया एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण। क्या किया? शोषण किया। ठीक है, अब यहां आपके जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आपके इस पूरे क्षेत्र में रहने वाली जनता का शोषण किया जाएगा, यानी आपके पीपल का जब एक्सप्लॉयटेशन होगा, तो ये पीपल भी तो इस एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट कोई रिएक्शन देंगे। ठीक, यानी कि आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का जो ये शोषण हो रहा है, जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो भारतीयों के द्वारा भी तो कोई इनके लिए प्रतिक्रिया दी जाएगी। और इसी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप शुरू होगा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक, अब यहां आपकी समस्या ये आएगी कि ये जो 60% ये जो जनता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण से परेशान है। ये जनता चाहेगी आंदोलन शुरू करना, फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट शुरू करना चाहेगी। लेकिन प्रॉब्लम आपकी ये है कि फ्रीडम स्ट्रगल या फ्रीडम मूवमेंट शुरू करने के लिए चाहिए मास। क्या चाहिए? मास, एक व्यापक मास चाहिए। लेकिन कोइंसिडेंसली भारत की जो जनता थी उस समय टूटी हुई थी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और नस्ल के आधार पर। और जब जनता इस आधार पर टूटी हुई है, तो यहां व्यापक मास का निर्माण नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के जो चिंतक थे, जो उस समय जो विजनरी जो लीडर्स थे, वो विजनरी लीडर्स आपके यहां राष्ट्र के निर्माण की विचारधारा को शिफ्ट करते हैं ट्रेडिशनल से कंटेम्परेरी की ओर। ठीक, यानी कि आपके ट्रेडिशनल से कंटेम्परेरी की ओर का मतलब कि जो राष्ट्र का निर्माण इन परंपरागत आधारों पर किया गया था, इस आधार पर राष्ट्र का निर्माण हुआ था। इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई भारत पे कब्जा करने में या भारत को जीतने में। तो अगर हमें व्यापक आंदोलन चलाना है, तो इन सारे आधारों को हमें क्या करना होगा? खत्म करना होगा। और हमें राष्ट्र के निर्माण की एक व्यापक विचारधारा को लाना होगा, और राष्ट्र निर्माण की आपके कंटेम्परेरी विचारधारा को लाना होगा, जिसमें राष्ट्र के निर्माण के व्यापक आधार हो। ठीक,
तो यहां अब हम देखते हैं तो क्या होता है, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपके जो शुरुआत होती है, ठीक, पहला ही टॉपिक आपके मॉडर्न हिस्ट्री का है एनसीईआरटी में, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का विकास। ये जब टॉपिक आप पढ़ेंगे तो भारत में राष्ट्रवाद के विकास का अर्थ था कि राष्ट्र का निर्माण भारत में जो परंपरागत आधारों पर हुआ था, उन परंपरागत आधारों की जगह आधुनिक आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना। इसका मतलब आपके क्या हुआ, इसका मतलब आपके ये हुआ कि इस 60% क्षेत्र में आपकी जो जनता रह रही है, इसकी कोई जाति नहीं है, इसका कोई धर्म नहीं है, कोई नस्ल नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है, कोई भाषा नहीं है। इस 60% क्षेत्र में आपके रहने वाली जनता का इतिहास एक है, कॉमन हिस्ट्री, संस्कृति एक है, कॉमन कल्चर, ज्योग्राफी एक है, कॉमन भूगोल, और प्रॉब्लम एक है, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज, इन्होंने ही तो शोषण किया, और इनका फ्यूचर एक है यानी कि भविष्य एक है, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, ठीक, यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि भारत की स्वतंत्रता, ठीक, यही एकमात्र इनका भविष्य होगा, यही एकमात्र इनका आपके क्या होगा, उद्देश्य होगा। तो अब हम यहां आपके देखते क्या है कि भारत में आपके जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा तो राष्ट्र के निर्माण की जो विचारधारा थी वो ट्रेडिशनल से कंटेम्परेरी विचारधारा की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये हमने यहां देखा। तो राष्ट्र निर्माण की जो विचारधारा है वो ट्रेडिशनल से आपके कंटेम्परेरी विचारधारा की तरफ आपके शिफ्ट हो जाएगी, ठीक, ये हमने यहां तक देखा। अब आगे समझना, कंटेम्परेरी विचारधारा आपके क्या कहती है कि हम सभी लोगों का एक इतिहास है, ठीक, एक कल्चर है, एक ज्योग्राफी है, एक प्रॉब्लम है ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक फ्यूचर है इस ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वतंत्रता, ठीक, यह हुआ। यानी कि हमारी यहां जो पहचान होगी, ठीक, हमारी कोई पहचान जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और नस्ल से नहीं होगी, हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी कि वी ऑल आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं, और हम सभी भारतीयों का उद्देश्य है भारत की स्वतंत्रता। अब हमने यहां देखा कि ये राष्ट्रवाद की आपके आधुनिक विचारधारा हुई। अब आधुनिक विचारधारा में आपके सबसे पहले हम समझेंगे मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी आपके ये कहती है कि आपके जो ये 60% क्षेत्र में आपके जितने भी लोग आपके रह रहे हैं, 60% क्षेत्र में, 60% क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ना कोई जाति होगी, ना कोई धर्म होगा, ना कोई भाषा होगी, ना कोई नस्ल होगा और ना कोई क्षेत्र होगा। इन 60% लोगों की सिर्फ एक पहचान होगी, वी ऑल आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं। यानी कि आपने क्या देखा, मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी ये कहती है कि आपके किसी राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों की पहचान उस राष्ट्र से सुनिश्चित होगी, ठीक, यानी वी ऑल आर इंडियंस, ये मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी हुई, ठीक। वहीं अब हम आगे आते हैं, होता क्या है कि भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन का आपके विकास हुआ तो भारत के अंदर आपके होता क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी से आपके राष्ट्रवाद बना, यानी कि हम सभी लोगों की एक कॉमन पहचान हुई। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन आपके आगे बढ़ा तो भारत में आपके अंग्रेजों को ये लगने लगा कि भारत पे ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके यहां सभी भारतीय आंदोलन में उतर गए। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को आपके कमजोर करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा भविष्य में चलाई जाएगी एक पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। इस डिवाइड एंड रूल ने भारत में पहले धर्म के आधार पर लोगों को डिवाइड किया, और अंग्रेजों ने तो कोशिश ये भी की थी कि जाति के आधार पर भी लोगों को डिवाइड कर दें, हालांकि कोशिश सफल नहीं हो पाई, ठीक है। तो यहां आपके ये हुआ। अब आपके हुआ क्या कि अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, ठीक है, इसने आपके क्या किया कि 1947 में जब आपके भारत स्वतंत्र होता है, ठीक है, भारत स्वतंत्र होता है और भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू होती है, ठीक है, तो इस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने क्या किया कि भारत में रहने वाली जो माइनॉरिटीज यानी कि जो अल्पसंख्यक थे उनके दिमाग में एक डर क्रिएट कर दिया। क्या डर क्रिएट कर दिया कि भारत जो है वो बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, यानी कि हिंदू मेजॉरिटी में है यहाँ, और इस बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में आपके अल्पसंख्यक जो आपके धर्म हैं उनके हित कैसे सुरक्षित
रहेंगे। तो यहां आपके जवाहरलाल नेहरू आपके एक और प्रिंसिपल देते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। ठीक, विविधता में एकता का कंसेप्ट आपके दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्या कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम सभी भारतीयों की एक कॉमन पहचान होगी, वी ऑल आर इंडियंस। फॉर एग्जाम्पल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी पहचान होती है आपके पासपोर्ट से, इंडियन पासपोर्ट से, और इंडियन पासपोर्ट में ना कोई जाति होती, ना धर्म होता, ना क्षेत्र होता, ना भाषा होती, ना नस्ल होती। इंडियन पासपोर्ट में आपकी सिर्फ एक पहचान, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यही आपकी पहचान है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो ये किसको शो करता है? यूनिटी। अब यहां विविधता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी से तात्पर्य दूसरा समझना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हम सभी लोगों की एक पहचान होगी आपके कि भी ऑल आर इंडियंस, लेकिन भारत के अंदर सभी धर्मों की, सभी जातियों की पहचान को आपके सुरक्षित रखा जाएगा। यानी आंतरिक रूप से प्रत्येक धर्म को अपनी पहचान को सुरक्षित रखने और बनाए रखने का अधिकार होगा, और इस बात की व्यवस्था की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ये कंसेप्ट आपके है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो भारत आपके कैसा देश होगा या कैसा राष्ट्र होगा? विविधता में एकता वाला, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों की एक कॉमन पहचान होगी, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों की सिर्फ एक कॉमन आइडेंटिटी होगी कि वी ऑल आर इंडियंस, लेकिन इंडिया के अंदर हम सभी लोगों की आपके आइडेंटिटी सेम होगी। यानी कि इंडिया के अंदर हम सभी लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी का अस्तित्व रख पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने आपके देखा क्या, भारत में राष्ट्र का विकास। तो भारत में आप राष्ट्र का विकास देखते हो तो ये ट्रेडिशनल विचारधारा थी ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले, ये ट्रेडिशनल विचारधारा से निर्माण हुआ। ठीक है, फिर आपके जो कंटेम्प्रेरी आपके विचारधारा में मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी जो राष्ट्र के निर्माण की थी, ये थी आपके पूरे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। यूनिटी इन डाइवर्सिटी की थ्योरी आपके ये संविधान सभा में आपके 1947 के आसपास ये अस्तित्व में आई, यानी 1947 तक आपके ये कंसेप्ट था। ठीक, अब आगे समझना, आगे अब आप देखना यहां स्टेट। भारत जो आपके स्टेट बना, ये स्टेट बना आपके कब? 26 जनवरी 1950। इस दिन खास बात आपके क्या थी? भारत का संविधान लागू किया गया, यानी कि भारत का आपके जो सुप्रीम लॉ था वो 26 जनवरी 1950 को ही आपके एनफोर्स किया गया। तो इस दिन आपके जो भारत था ये राष्ट्र से परिवर्तित हो गया, किसमें? राज्य में। ठीक, 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया था, लेकिन यहां भी हम स्टेट क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा लॉ नहीं था जिसके आधार पे हम कंट्री को चलाएं। हम भारतीयों ने अपना बेसिक लॉ डेवलप किया 3 साल के अंदर, और 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स कर दिया, और उस दिन इंडिया नेशन से कन्वर्ट हो गया, किसमें? स्टेट में। और स्टेट हमने क्या बताया? एक लीगल कंसेप्ट। अब स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट आपके है क्या, ये समझ लें हम स्टेट क्या है आपके। ठीक, पॉलिटिकल साइंस के आपके एक थिंकर थे गार्नर। कौन थे? गार्नर। ये गार्नर आपके कहते हैं, क्या कहते हैं गार्नर? कि राज्य आपके एक ऐसी संस्था होती है जिसमें एक डिफाइंड एरिया, डिफाइंड एरिया ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस डिफाइंड एरिया में रहने वाली कोई पॉपुलेशन हो, कोई पॉपुलेशन हो गई इसमें रहने वाली, इस पॉपुलेशन के ऊपर शासन करने वाली एक सरकार हो, और ये सरकार अपने हर निर्णय को लेने में सॉवर्ण यानी कि संप्रभु हो। ठीक है, हर निर्णय को लेने में क्या हो? संप्रभु हो। यानी सॉवर्ण का मतलब फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी कि इस सरकार को निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। ठीक, यानी कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता का मतलब चाहे निर्णय इंटरनल हो देश के अंदर, और चाहे निर्णय एक्सटर्नल हो देश के बाहर। ठीक, तो यहां राज्य क्या है? एक ऐसी संस्था जिसमें ये 4 विशेषताएं पाई जाती हो, डिफाइंड एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरनिटी। ठीक, तो भारत आपके राज्य कब बनेगा? 1950 में। ये आपने देखा।
तो आप लोगों ने यहाँ जो देखा वो ये देखा कि भारत के अंदर आपके फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का जो आपके लीडरशिप यानी कि जो नेतृत्व था, ये इतना विजनरी नेतृत्व था कि आपके स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम के नेतृत्व को आपके ये पता था कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन का निर्माण कैसे होगा, और स्ट्रॉन्ग नेशन के आपके निर्माण ने ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी को शिफ्ट किया कहाँ, कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी की तरफ। ठीक यही सिस्टम भारत में चलता रहा। आजादी के बाद से हम लोग क्या थे, जब तक भारत आजाद हुआ तब तक हम सारे इंडियंस थे, सब इंडियंस थे। धीरे धीरे आपके हुआ क्या कि आपके जो वर्तमान नेतृत्व जो आया, खासकर के आपके 1991 के बाद के जितने भी लीडर्स आए, ठीक है, इन लीडर्स ने आपके किया क्या कि हम सारे इंडियंस को अपने लाभ के लिए तोड़ना शुरू किया। इंडिया के अंदर आपके फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, ये हम भविष्य में आपको बताएंगे क्या होता है। यानी कि आपके वर्तमान के जो लीडर्स हैं उन्होंने इंडियंस को तोड़ना शुरू किया। किसमें? उन्होंने आपको तोड़ना शुरू किया अपने लाभ के लिए। आप एससी हो, आप एसटी हो, आप ओबीसी हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप अल्पसंख्यक हो, ठीक, आप इस क्षेत्र के रहने वाले हो, आप इस भाषा के रहने वाले यानी बोलने वाले हो। तो इन लीडर्स ने आपके किया क्या कि जो कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी जो हमारी थी उसे एक बार फिर लाके खड़ा कर दिया ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में। यानी कि आज भारत के अंदर हम किसी से पूछें उसकी पहचान, तो कोई व्यक्ति अपनी पहचान इंडियन बताता ही नहीं है। हर व्यक्ति अपनी पहचान को सुनिश्चित करता है अपनी जाति से, अपने धर्म से, अपने क्षेत्र से, अपनी भाषा से और अपनी नस्ल से। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व था वो इतनी विजनरी सोच को रख के इस देश को कहां से कहां लेके गए थे, और वर्तमान नेतृत्व ने उस देश को आज वापस वहीं पहुंचा दिया। सिर्फ राजनीतिक लाभों के लिए जो संगठित भारत था उसको एक बार फिर जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और नस्ल में तोड़ दिया गया। और ये स्थिति अगर होगी तो ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ये कहानी फिर दोहराई जाएगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं आएगी, इसकी जगह पे जो वर्तमान राजनीतिक जो नेतृत्व होगा वही करेगा इस जनता का शोषण। ये जनता तो कभी एकत्रित हो ही नहीं पाएगी सरकार के विरुद्ध आंदोलन के लिए, क्योंकि ये जनता टूटी हुई है जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा और नस्ल में। ये जनता तो कभी इन मुद्दों से ही ऊपर नहीं आएगी, और जब तक इन मुद्दों से ऊपर नहीं आएगी तब तक आपके वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व इस जनता के ऊपर ऐसे ही शोषण करेंगे और शासन करते रहेंगे। ठीक, तो ये है आपके वर्तमान का एक सच। तो आपने अभी तक जो आज की क्लास में जो दोस्तों समझा, वो आप लोगों ने आपकी ये समझा कि कोई एक व्यक्ति कैसे निर्माण करता है क्राउड का, कैसे आपके ग्रुप का, कैसे आपके कम्युनिटी का, एक कम्युनिटी आगे चल के कैसे बनाती है नेशन, और नेशन कैसे आगे चल के कन्वर्ट होता है स्टेट में। ये हमने आज की क्लास में देखा। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। इससे आगे आपके पॉलिटी का आपके जो बेसिक है, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे अपनी कल की क्लास में। कोई और आपको डाउट हो तो आप कल की क्लास में डाउट को पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।